Honorable Supreme Court today decided or overruled the धीरज मोर जजमेंट। ये हम सबके लिए, चूंकि AOR का एग्जाम देने वाले, HJS का एग्जाम देने वाले, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जुडिशियल ऑफिसर्स को, लॉ ऑफिसर्स को बड़ी भारी, मुझे लगता है कि सौगात दी है। दिवाली का गिफ्ट कह लीजिए। लंबे समय से ये विषय पेंडिंग था। अभी हमने पीछे ही देखा, 2-3 महीने पहले ही ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के जजमेंट में उन्होंने कहा था कि 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस है। 2002 में वो खत्म हुई होगी, एक जजमेंट के माध्यम से वो भी हुआ था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस है, बिना मैंडेटरी प्रैक्टिस के आप कोई भी जुडिशियल सर्विसेज में नहीं आ सकते। यानी कि जुडिशियल सर्विसेज में अगर आपको आना है एंट्री लेवल पर, तो कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि देश भर में उस पर बड़ी नाराजगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिखाई, बड़ी नाराजगी कॉलेजेस ने दिखाई, क्योंकि एकेडमिक तरीके से बच्चे को तैयार करके वो भेज देते थे, कभी कभी उसको रटवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी भारी समस्याएं आती थी कि नीचे से टर्मिनेट होकर जजेस आ रहे हैं, या फिर वो योग्य लोग नहीं हमें मिल रहे हैं। एकेडमिक रिसर्च वाले ज्यादा मिलते हैं, प्रैक्टिस करने वाले नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि नहीं, बिना प्रैक्टिशनर के, जो कोर्ट का हाव भाव नहीं जानता, जो कोर्ट की जिस्ट नहीं जानता, जो कोर्ट की प्लीडिंग नहीं जानता, जो कोर्ट का काम नहीं जानता, जो कोर्ट के अंदर कैसे उतार चढ़ाव होते हैं उनको नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को अगर जुडिशियल ऑफिसर बना दिया जाता है तो ये बड़ी भारी समस्या क्रिएट करता है, और हम वर्षों तक उसको ट्रेंड करते हैं, फिर भी बार बार ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। सो नाउ टुडे सुप्रीम कोर्ट, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में 3 साल की कंडीशन लगा दी। अब एक नया विषय था, और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया विषय ये था कि क्या जो प्रैक्टिस है, मतलब हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए डायरेक्ट एंट्री जिला जज के लिए जो प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें 2 एंट्री बताई गई हैं। 233 का इंटरप्रिटेशन किया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 जजमेंट इसमें लिखे हैं। एक ऑनरेबल जस्टिस BR गवई जो चीफ जस्टिस ने, उन्होंने बाकी 3 के बिहाफ पर लिखा है, यानी कि 4 जजेस का एक जजमेंट है, और ऑनरेबल जस्टिस संद्रेश MM संद्रेश का एक अकेला जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस MM संद्रेश ने जजमेंट लिखते समय, उनका 20 पेज का जजमेंट है, उन्होंने जजमेंट लिखते ही उसमें कहा है कि आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मैं उनसे पूर्ण रूप से एग्री हूं, और उस एग्रीमेंट के साथ मैं कुछ और एड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है। आर्टिकल 14 को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताकर फिर उन्होंने वही बातें सारी घुमाकर लिखी जो ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने लिखी थी। अब कोर्ट के सामने जो सवाल था वो क्या है, बाकी एनालिसिस तो मुझे लगता है कि जजमेंट जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, लेकिन 4-5 मुख्य जजमेंटों पर जो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हुई वो है सत्यनारायण सिंह वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद 1985 का जजमेंट है, धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 का जजमेंट है। और मजे की बात यह है कि आप लोग जो लोग भी AOR की तैयारी कर रहे हैं JS के साथ, आप में से उनके लिए धीरज मोर लीडिंग केसेस है। धीरज मोर का जजमेंट लीडिंग केसेस की जो लिस्ट इस बार आई थी 86 की, उसमें धीरज मोर का जजमेंट था। अब ध्यान रखिएगा कि अगली बार धीरज मोर का जजमेंट नहीं बढ़ा आएगा उसमें, क्योंकि धीरज मोर जजमेंट इज ओवर रूल्ड। अब धीरज मोर का जजमेंट ओवर रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और इसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजमेंट, रामेश्वर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंद्रमोहन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1966 का है, और रामेश्वर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट 1960 का है। ये 4 जजमेंटों के आधार पर, और 5वां जजमेंट उन्होंने अभी जो रिसेंटली चीफ जस्टिस ने ही लिखा था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का, जो जूनियर डिवीजन के एग्जाम के लिए, या मैं कहूं एंट्री लेवल के एग्जाम के लिए होता था, इन 5 जजमेंटों के एनालिसिस किए। धीरज मोर के जजमेंट को ओवररूल किया है, चंद्रमोहन के जजमेंट को धीरज मोर को ओवररूल किया, सत्यनारायण को ओवररूल किया। अब सत्यनारायण 1985 का जजमेंट था, धीरज मोर 2020 का जजमेंट है। लीडिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है लीडिंग केस में। धीरज मोर की जिस्ट ये थी कि जो व्यक्ति जुडिशियल ऑफिसर हो गया वो एडवोकेट नहीं है।
233 ये कह रहा है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की एंट्री और एडवोकेट्स की कोटा उसमें तय कर दिया था पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई 75% प्रमोशन पे जाएंगे और 25% डायरेक्ट एग्जामिनेशन पर जाएंगे। मैंने उस समय भी, जिस समय ये जजमेंट आ रहे थे, उस समय भी कहा था कि भाई प्रमोशन वाला चक्कर भी खत्म कर देना चाहिए। सारा प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम होना चाहिए, जैसे यूएस वगैरह में होता है। यानी कि जो नई एंट्री लेवल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करें। जिसका एग्जाम क्वालिफाई होगा वो अंदर हो जाए, वो उस पोस्ट पर बैठ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे यहां तो भाई सीनियरिटी पर प्रमोशन होता है, जितना ज्यादा आराम कर चुके होगे उतना प्रमोशन मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 75% प्रमोशन से और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये जो 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है जेएस का, इसमें 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 7 साल की प्रैक्टिस और 35 साल की एज, ये 2 क्राइटेरिया हैं। कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस और 35 साल की उम्र। अब इसमें जो 25% है, इसमें एक और ऐड है कि भाई क्या जजेस जो आप लॉ ऑफिसर हो चुके हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, क्या जुडिशियल ऑफिसर भी डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं? तो पीछे जजमेंट आया कि यस दे कैन डू। लेकिन धीरज मोर ने यह कहा था कि भाई जो जुडिशियल ऑफिसर हो गया, वो 7 साल की प्रैक्टिस अगर उसने पूरी नहीं की है तो वो इसमें क्राइटेरिया में नहीं आता। इससे पहले एक मजहर सुल्तान का एक जजमेंट आया था। मजहर सुल्तान के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जुडिशियल ऑफिसर और लॉयर्स को एक मतलब कम ज्यादा नहीं आंका जा सकता। हालांकि उस समय कुछ आर्गुमेंट जो हुआ था वो ये हुआ था कि एडवोकेट्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू द जजेस, क्योंकि एडवोकेट वो है जो मतलब स्ट्रगल करता है और नई रिसर्च करके लाता है, कोर्ट को असिस्ट करता है, वो एडवोकेट होता है। और जजेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग जजमेंट कर देते हैं, दोनों का आर्गुमेंट सुनने के बाद जो उनको समझ में आता है, तो उनको पहले से असिस्ट करने वाले लोग होते हैं। एडवोकेट नई रिसर्च करके लाता है, किसी ने नया गाना लिखा हो और गाया हो, और किसी ने गए हुए गाने को मॉडिफाई कर दिया, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आर्गुमेंट ये हुआ था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल ऑफिसर्स और इन दोनों के बीच में फर्क नहीं लगाया जा सकता, दोनों एक ही बिरादरी के हैं और ठीक है। धीरज मोर में लेकिन ये कह दिया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, जो जुडिशियल ऑफिसर हो गया वो एडवोकेट नहीं रहा। अब जो जुडिशियल ऑफिसर हो गया, चूंकि वो एडवोकेट नहीं रहा, इसलिए वो एडवोकेट वाली कैटेगरी में ऐसे नहीं आ सकता। वो जब तक लिमिटेड एग्जाम उसका जो होता है, उस एग्जाम से तो क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सीधा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर उसकी 7 साल की प्रैक्टिस नहीं थी तो। और जस्ट इमीडिएट टू एग्जामिनेशन, ये भी कंडीशन डाली कि इमीडिएट टू एग्जामिनेशन, यानी कि जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तब 7 साल की प्रैक्टिस इमीडिएटली होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं 2025 में कोई एग्जाम देने जा रहा है तो 2025 में उसके 7 साल पूरे होने चाहिए। अब उसने जस्ट इमीडिएट मतलब 2017 और उससे पहले के जो डायरेक्ट जो कंटिन्यूइंग प्रैक्टिशनर हैं वो उनकी बात कर रहा है। लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, गैप ले लिया 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, 4 साल का, वो कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस नहीं माने जाएंगे, भले ही उन्होंने 10 साल प्रैक्टिस पहले की हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि जुडिशियल ऑफिसर हो गया तो वो एडवोकेट नहीं रहा। अब चूंकि वो एडवोकेट नहीं रहा तो क्या इसकी कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट का उस दिन भी मैंने उसी दिन बताया था जिस दिन ये हियरिंग हुई थी, उस दिन मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू लग रहा है, जो उनका मन लग रहा है, जो आर्गुमेंट वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जातियां हो रही हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स का प्रमोशन हर्डल बन गया है और ये वो, तो उसी दिन मैंने कहा था कि जजमेंट क्या आने वाला है। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट टुडे ओवररूल्ड धीरज मोर, और अब जो जजमेंट आया, इसलिए मैं कह रहा हूं धीरज मोर एओआर का आपका एग्जाम है ना, तो धीरज मोर पूरा पढ़ना पड़ेगा और ये जजमेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा आज का। इस जजमेंट को पढ़े बगैर धीरज मोर आप मतलब धीरज मोर अगले साल को हटा देंगे, अगले साल धीरज मोर नहीं आएगा, अगले साल ये वाला जजमेंट आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रामेश्वर दयाल और सत्यनारायण को अगर हम पढ़ते, रामेश्वर दयाल और चंद्रमोहन को हम पढ़ते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में के जजमेंट हैं जिनमें जुडिशियल ऑफिसर्स को इक्वलिटी में माना गया, इसलिए वो सभी इसमें एलिजिबल माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट दे आर ऑन द इक्वल स्टैंडिंग, दोनों ही इक्वल स्टैंडिंग पर हैं। इवन जुडिशियल ऑफिसर्स हैविंग मोर एक्सपीरियंस देन द एडवोकेट्स, ये बात उन्होंने कही कि ये पहली बार हुआ है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को एडवोकेट से ज्यादा अनुभव हो जाता है।
इसका कारण मालूम क्या है? इसका कारण यह है कि प्रैक्टिशनर हमारे यहाँ ज्यादा हो गए हैं, केसेस कम हो गए हैं। अब तमाम तरह के वो अपीयरेंस लिखवा कर, तमाम वकालतनामे में अपना नाम लिखवा कर वो अनुभव दिखाते हैं। अनुभव होता नहीं है और केसेस भी नहीं होते और इतनी नॉलेज भी अपन गेन नहीं करते, और क्लासरूम में पढ़कर कुछ नोट्स बनाकर उन नोट्स को रटवा कर जुडिशियल ऑफिसर बना दिया जाता था, जिसकी वजह से टर्मिनेशन भी होता था और बहुत वीक क्वालिटी जजमेंट की होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उसको बदला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो ज्यादा अनुभव रख लेते हैं क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं। एंट्री लेवल पर एडवोकेट चाहिए हमें और फिर जुडिशियल अफसर ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कुमुलेटिव अगर उसकी 7 साल की प्रैक्टिस है, कुमुलेटिव प्रैक्टिस का मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिस ही है। कुमुलेटिव प्रैक्टिस का मतलब है कि वो 3 साल पहले प्रैक्टिस कर चुका था और 4 साल से जुडिशियल ऑफिसर है, तो दोनों इक्वल स्टैंडिंग पर। जैसी इक्वलिटी बिफोर लॉ का फॉर्मूला आया, आर्टिकल 14 लगाया। आर्टिकल 14 लगाने का मतलब है कि जज और एडवोकेट दोनों बराबर स्टैंडिंग पर आ गए, और जैसे दोनों इक्वल हो गए तो जब आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 का उल्लंघन मान लोगे और इक्वलिटी बिफोर लॉ लगा दोगे, बेसिक स्ट्रक्चर लगा दोगे, जैसा एम सुंदरे साहब ने लिखा या जैसा बी आर गवई साहब ने लिखा, तो वो फिर दोनों को इक्वलिटी दे देता है, दोनों के एक्सपीरियंस को इक्वल एक्सपीरियंस मानता है। यानी कि जो 2025 में एग्जाम देना चाहता है जुडिशियल ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एचजेएस के लिए या जिला जज के लिए, उसको अगर 7 साल टोटल हो गए हैं प्रैक्टिस प्लस सीट पर बैठे हुए जूनियर डिवीजन में भी, और 35 साल की उसकी आयु हो गई है, तो वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, वो सीधा रिक्रूटमेंट जिला जज के लिए उसका हो सकता है। मैं इस बात से इसलिए एग्री हूं क्योंकि एचजेएस का जो एग्जाम होता है और जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें 80-100 का फर्क होता है। यानी कि 20% एवं मैं मानकर चलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा पोर्शन ज्यादा या प्रोसीजर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछता है। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दोनों की बराबरी होती है, दोनों को बराबर पूछता है। इसलिए अब मेरा मानना बिल्कुल साफ है, तब से सब पहले भी था, कि जुडिशियल ऑफिसर जूनियर डिवीजन पे भी सिलेक्शन देने जा रहे हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको अब कुछ समय बाद ही एचजेएस का एग्जाम देने को मिल जाएगा। जो लोग अब एग्जाम देंगे वो उनकी 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। 4 साल अगर वो जुडिशियल ऑफिसर रह लिए, प्रैक्टिस 3 साल कर ली, तब तो वो जुडिशियल ऑफिसर हो पाएंगे। जुडिशियल ऑफिसर 4 साल रह लिए तो 7 साल हो जाएंगे, और अगर उनकी आयु 35 साल हो गई, सपोज किसी का सिलेक्शन 28 साल 29 साल 30 साल की आयु में हुआ, अगर वो 28-30 साल की एज में किसी का सिलेक्शन हुआ तो 35 साल में आ जाएगा। वो 35 साल की बहुत जल्दी उसके पास आ जाते हैं, यानी कि उसको जिला जज बनने का अब ज्यादा अवसर मिल जाता है। और चूंकि जिला जज बनने का उसको अवसर जल्दी मिल जाएगा, इसलिए वो उसको अभी पढ़ाई फुल लेंथ के साथ करनी चाहिए, जजमेंटों के साथ करनी चाहिए, उसको रीजनिंग के साथ करनी चाहिए, रट्टाफिकेशन लगाकर नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप यहीं पर रह जाएंगे, और बाकी आपके साथी जो डेप्थ में पढ़कर आए होंगे, जो अच्छी प्रैक्टिस जानते हो, किसी प्रैक्टिशनर से पढ़े होंगे, किसी प्रैक्टिशनर की गाइडलाइन में पढ़े होंगे, या कोर्टों को जानते होंगे, एनालिसिस करना सीख गए होंगे, मैटर निकालना सीख गए होंगे, प्लीडिंग करना सीख गए होंगे, जजमेंट लिखना सीख गए होंगे, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाए। बाकी को डिस्ट्रिक्ट जज बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए अब जो 7 साल प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं और तब उनका जुडिशियल अफसर अपॉइंटमेंट हुआ, अब वो किसी भी समय 35 साल की आयु हो जाती है, वो डायरेक्ट है 25% वकीलों के कोटे में घुस जाएंगे। और अगर वो आधी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आधी बाद में जुडिशियल ऑफिसर रह लिए, तो भी 7 साल हम काउंट करेंगे। केवल 35 साल की आयु उसकी होनी चाहिए। जो 35 साल की आयु रख लेगा वो सीधा अपॉइंटमेंट उसका हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इस जजमेंट को हम सभी को, अगर आप चाहें तो इसको लिख लेना चाहिए। रजनीश के वी वर्सेस के दीपा, रजनीश के वी वर्सेस के दीपा, ये साइटेशन उसका मतलब न्यूट्रल साइटेशन है, न्यूट्रल साइटेशन उसका कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस जजमेंट के बाद अपने को अब कुछ इसमें कहने को रह नहीं जाएगा। न्यूट्रल साइटेशन लिखना चाहे 2025 INSC 1208 2025
2025 इंडियन नेशनल सुप्रीम कोर्ट 1208, ये सिपिल अपील नंबर 3947 2020, मतलब उसी समय का है जिस समय धीरज मोर का जजमेंट आया था और अभी डिसाइड किया है। तो याद रखिएगा कि धीरज मोर के जजमेंट को अब पलट दिया गया है। अब अगली बार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो एग्जाम आएगा उसमें रजनीश केवी का जजमेंट होगा, और जो एचजेएस के एग्जाम आने वाले हैं उनमें सब में ये पेपर बनेगा, और जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम आने वाला है उनमें सब में भी ये जजमेंट आने वाला है। 138 पेज का 139 पेज का जजमेंट, 39 पेजेस का जजमेंट है, जिसमें 2 जजमेंट हैं, 4 जजेस का एक जजमेंट जो कि ऑनरेबल जस्टिस बीआर गवई ने लिखा, और एक जज ने ऑनरेबल जस्टिस एमएम सुंदरेश ने अलग जजमेंट लिखा है। मुझे लगता है कि इसको हम सबको गहराई से स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में के पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है।